कहानी शुरू होती है मुंबई की रहने वाली कीर्ति व्यास के साथ, जो अपने परिवार के साथ ग्रांट रोड स्थित भारत नगर रेजिडेंस में रहती थी। 28 वर्षीय कीर्ति ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अंधेरी वेस्ट में स्थित एक मशहूर ब्यूटी सैलून ब्यूटी ब्लंट में काम करना शुरू कर दिया था। वह फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करती थी और काफी जिम्मेदार और समर्पित कर्मचारी मानी जाती थी। 16 मार्च 2018 का दिन था और यह दिन कीर्ति के जीवन का एक साधारण सा दिन नहीं होने वाला था। उस दिन कीर्ति रोज की तरह सुबह 9 बजे अपने घर से ऑफिस के लिए निकलती है। वह अपने दोस्तों सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी के साथ ऑफिस जा रही थी, जो पहले से गाड़ी लेकर कीर्ति के घर के बाहर खड़े थे। कीर्ति के लिए यह हर रोज की तरह का एक सामान्य दिन लग रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि वह दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। सुबह जब कीर्ति अपने घर से निकलती है, उसके बाद से ही उसे किसी ने नहीं देखा। दोपहर के लगभग 11:30 बजे कीर्ति की मां ने उसे फोन किया, क्योंकि वह घर के वाईफाई का पासवर्ड पूछना चाहती थी, जो कीर्ति ने रात में ही बदला था। लेकिन बार बार फोन करने के बावजूद कीर्ति की मां उससे संपर्क नहीं कर पाती, क्योंकि कीर्ति का फोन बंद आ रहा था। कीर्ति की मां ने सोचा कि वह शायद काम में व्यस्त होगी, इसलिए उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शाम हो चुकी थी और अब कीर्ति के घर वापस आने का समय हो गया था, लेकिन कीर्ति नहीं लौटी। समय बीतता गया और जब कीर्ति समय पर घर नहीं पहुंची तो परिवार वालों को चिंता सताने लगी। उन्होंने कीर्ति के ऑफिस फोन किया, यह जानने के लिए कि वह वहां पहुंची है या नहीं। लेकिन ऑफिस से उन्हें यह चौंकाने वाली जानकारी मिली कि कीर्ति तो उस दिन ऑफिस आई ही नहीं थी। इसके साथ ही उसका फोन भी लगातार स्विच ऑफ आ रहा था। यह सुनते ही घरवालों की चिंता बढ़ गई और वे उसके दोस्तों से संपर्क करने लगे, जो उसकी रोज की जिंदगी का हिस्सा थे। लेकिन सभी दोस्तों ने बताया कि उन्होंने कीर्ति से पिछली रात ही बात की थी और उसके बाद से किसी का कोई संपर्क नहीं हुआ। अब परिवार वालों ने अपने आसपास की जगहों पर कीर्ति को ढूंढना शुरू किया, लेकिन कीर्ति का कहीं कोई अता पता नहीं चला। पूरा परिवार रात भर परेशान रहा, लेकिन कीर्ति का कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन सुबह थक-हार कर कीर्ति के परिवार ने डीबी रोड पुलिस स्टेशन में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद तुरंत कीर्ति के ऑफिस और उसके दोस्तों से पूछताछ शुरू कर दी। इसी दौरान पुलिस को कीर्ति के 2 दोस्तों सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी के बारे में पता चला, जो कीर्ति को रोज ऑफिस लिफ्ट देकर ले जाते थे। सिद्धेश और खुशी ने पुलिस को बताया कि उस दिन यानी 16 मार्च को कीर्ति ने ग्रांट रोड स्टेशन के पास उन्हें उतारने के लिए कहा था, क्योंकि उसे वहां किसी से मिलना था। इसके बाद वह ट्रेन से ऑफिस जाने वाली थी। यह सुनते ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया, जो कीर्ति के घर के बाहर लगे थे। फुटेज में साफ नजर आ रहा था कि सुबह 9 बजे कीर्ति घर से निकल रही थी और गाड़ी में बैठ रही थी, जिसमें सिद्धेश और खुशी पहले से मौजूद थे। यह फुटेज देख पुलिस को यकीन हो गया कि आखिरी बार कीर्ति को इन्हीं दोनों दोस्तों के साथ देखा गया था। पुलिस ने सिद्धेश और खुशी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी लेने की कोशिश की और दोनों से विस्तार से पूछताछ की। जांच में यह बात सामने आई कि दोनों ही पुलिस के साथ पूरा सहयोग कर रहे थे। हालांकि शक की सुई दोनों पर थी, क्योंकि आखिरी बार कीर्ति को इन्हीं के साथ देखा गया था। कई दिनों की जांच के बाद भी पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला, जिससे सिद्धेश और खुशी को दोषी साबित किया जा सके। जांच के दौरान पुलिस ने यह भी जानने की कोशिश की कि आखिर कीर्ति कहां गायब हो गई। इसी बीच पुलिस ने सिद्धेश और खुशी की कार को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया, जिसमें कीर्ति को आखिरी बार देखा गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ कार के अंदर और बाहर की जांच की, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। जब पुलिस ने स्टेशन के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की, तो एक बड़ी सच्चाई सामने आई। ना तो कीर्ति, ना ही सिद्धेश और खुशी स्टेशन के आसपास कहीं दिखाई दिए।
जबकि दोनों का कहना था कि उन्होंने कीर्ति को स्टेशन के पास उतारा था। जब पुलिस ने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने अपना बयान बदल लिया और कहा कि कीर्ति ने नवजीवन सोसाइटी के पास उतरने के लिए कहा था। दोनों के बयानों में बार बार बदलाव आने के कारण पुलिस को शक होने लगा और दोनों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई। उनके फोन रिकॉर्ड्स की जांच की गई, लेकिन कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। जांच के लगभग 50 दिन बीत चुके थे और कीर्ति का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। ऐसा लगने लगा था कि यह मामला कभी सुलझ नहीं पाएगा। लेकिन तभी एक दिन पुलिस को फॉरेंसिक लैब से एक रिपोर्ट मिली जिसने मामले की दिशा ही बदल दी। फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट में बताया गया कि सिद्धेश और खुशी की कार की डिक्की से खून की एक बूंद बरामद हुई थी। पुलिस ने तुरंत खून का डीएनए टेस्ट करवाया और यह खून कीर्ति का निकला। इस एक बूंद खून ने पूरा मामला ही पलट दिया। अब पुलिस ने सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी को फिर से अपनी हिरासत में लिया और उनसे सख्ती से पूछताछ की। लंबे समय तक दोनों यही कहते रहे कि उन्होंने कीर्ति को रास्ते में उतार दिया था और उन्हें नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन जब पुलिस ने कार की डिक्की में मिले खून की बूंद के बारे में बताया तो दोनों के पास कोई जवाब नहीं था। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद आखिरकार सिद्धेश और खुशी टूट गए और उन्होंने सच्चाई उगल दी। दोनों ने कबूल किया कि उन्होंने कीर्ति की हत्या की थी। हत्या का कारण सुनकर हर कोई दंग रह गया। दरअसल ब्यूटी ब्लंट सैलून में कीर्ति फाइनेंस मैनेजर थी, जबकि खुशी सहजवानी उसकी जूनियर के तौर पर काम करती थी। सिद्धेश तमनकर अकाउंट एग्जीक्यूटिव के पद पर था और वहां लंबे समय से काम कर रहा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह अपने टारगेट को पूरा करने में नाकाम हो रहा था, जिससे उसके काम में लगातार गड़बड़ी हो रही थी। कीर्ति ने सिद्धेश को एक नोटिस जारी किया और कहा कि अगर वह 16 मार्च तक अपना परफॉर्मेंस सुधार नहीं पाता तो उसकी नौकरी चली जाएगी। सिद्धेश तमनकर के लिए यह नोटिस किसी बड़े झटके से कम नहीं था। वह लंबे समय से इस नौकरी में था और उसे खोना नहीं चाहता था। कीर्ति के नोटिस से वह बेहद परेशान हो गया और अपने करियर को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसने अपनी करीबी दोस्त और सहकर्मी खुशी सहजवानी से इस बारे में बात की, जो कीर्ति की जूनियर थी। खुशी भी इस बात से नाराज थी कि कीर्ति उससे सख्ती से पेश आती थी और उसे कई बार काम में गलतियां करने पर फटकार लगाई थी। सिद्धेश और खुशी दोनों ही अब कीर्ति से छुटकारा पाना चाहते थे। नौकरी जाने का डर और कीर्ति के प्रति अंदर ही अंदर भरा हुआ गुस्सा दोनों के दिलों में पल रहा था। यही वजह थी कि उन्होंने मिलकर कीर्ति को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 16 मार्च 2018 को दोनों ने पहले से प्लान किया था कि कीर्ति को रास्ते में ही मार डालेंगे। उस दिन जब कीर्ति रोज की तरह उनकी कार में बैठी तो सिद्धेश और खुशी ने बातचीत के दौरान उसे धीरे धीरे उस प्लान में फंसाना शुरू किया जिसका अंत उसकी मौत से होना था। जब वे नवजीवन सोसाइटी के पास पहुंचे तो उन्होंने कीर्ति से कहा कि कार में कुछ गड़बड़ी है और वे उसे ठीक करना चाहते हैं। इसी बीच उन्होंने कीर्ति पर अचानक हमला कर दिया। पहले तो कीर्ति ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने उसे बुरी तरह से पीटते हुए गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद उन्होंने उसके शव को अपनी कार की डिक्की में डाल दिया और वहां से निकल गए। हत्या के बाद सिद्धेश और खुशी के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कीर्ति के शव को ठिकाने लगाना। वे घबराए हुए थे क्योंकि यह पहली बार था कि उन्होंने किसी की जान ली थी। उन्होंने ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया और फैसला किया कि वे कीर्ति के शव को मुंबई के बाहरी इलाके में कहीं फेंक देंगे ताकि कोई उस तक न पहुंच सके। उन्होंने कीर्ति का शव एक काले बैग में भर दिया और इसे ठिकाने लगाने के लिए एक सुनसान जगह की तलाश में निकल पड़े। काफी देर इधर उधर भटकने के बाद वे कीर्ति के शव को मीरा रोड के पास एक खाड़ी में फेंक आए। इसके बाद उन्होंने अपनी कार को अच्छी तरह से साफ किया, लेकिन वे यह भूल गए कि खून की एक बूंद उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनकर सामने आ सकती है।
जब पुलिस को कार की डिक्की में खून की बूंद मिली और सिद्धेश और खुशी ने अपना जुर्म कबूल किया, तब पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। दोनों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने कीर्ति के शव को मीरा रोड के पास खाड़ी में फेंक दिया था। पुलिस ने तुरंत उस इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया और कुछ दिनों के भीतर ही उन्हें कीर्ति का शव वहां से बरामद हुआ। शव की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे पहचानना मुश्किल था, लेकिन डीएनए टेस्ट से पुष्टि हुई कि वह कीर्ति का ही शव था। सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी के खिलाफ अब पुख्ता सबूत थे। पुलिस ने उनके खिलाफ हत्या, साजिश और सबूत मिटाने का मामला दर्ज किया। दोनों ने अपने जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन फिर भी कोर्ट में उन्हें न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। मुकदमे के दौरान सिद्धेश और खुशी के वकीलों ने यह तर्क दिया कि हत्या पूर्व नियोजित नहीं थी और यह एक आवेग में उठाया गया कदम था। लेकिन सरकारी वकील ने इसे पूर्व नियोजित हत्या साबित करने के लिए मजबूत सबूत पेश किए। कोर्ट में पेश की गई सीसीटीवी फुटेज, फोन रिकॉर्ड्स और फॉरेंसिक सबूतों ने यह साबित कर दिया कि यह हत्या किसी दुर्घटना का नतीजा नहीं थी, बल्कि दोनों ने साजिश रचकर कीर्ति को मारने का प्लान बनाया था। लंबे कानूनी प्रक्रिया के बाद आखिरकार कोर्ट ने सिद्धेश तमनकर और खुशी सहजवानी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में कोई नरमी नहीं दिखाई जा सकती, क्योंकि उन्होंने एक निर्दोष महिला की बेरहमी से हत्या की थी। कीर्ति के परिवार के लिए यह फैसला थोड़ी राहत लेकर आया, लेकिन उनकी बेटी की मौत का दर्द कभी कम नहीं हो सकता था। कीर्ति के माता पिता ने कहा कि न्याय मिलने से उन्हें संतोष तो हुआ है, लेकिन उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी। कीर्ति व्यास की हत्या ने पूरे मुंबई को हिलाकर रख दिया था। यह मामला हमें यह सिखाता है कि क्रोध और असफलता से उपजी भावनाएं किसी व्यक्ति को कितनी गलत दिशा में ले जा सकती हैं। सिद्धेश और खुशी ने अपने करियर और निजी नाराजगी के चलते एक निर्दोष महिला की जान ले ली, जिसका खामियाजा उन्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। इस मामले ने यह भी साबित किया कि पुलिस की सूझबूझ और फॉरेंसिक विज्ञान के सहारे बड़े से बड़े अपराधी भी कानून के शिकंजे से नहीं बच सकते। महज एक बूंद खून ने इस जघन्य हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया और गुनहगारों को उनके किए की सजा दिलाई।